Next, we will learn about formal and informal organization. So, formal organization refers to the organizational structure which is designed by the management to achieve organization goal. जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो डिज़ाइन होते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव कर सकते हैं मैनेजमेंट लेवल में. द फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ इट इज़ डेलिबरेटली डिज़ाइन बाय द टॉप मैनेजमेंट. तो ये ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अगर अचीव करने हैं तो इट इज़ ऑब्वियसली कि डिज़ाइन होंगे टॉप मैनेजमेंट के उसमें. टू फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप अमंग वेरियस जॉब पोजीशन. दिस क्लेरिफाई हु हैज़ टू बी रिपोर्ट टू होम. तो इसमें ज़्यादातर क्लेरिफाई होता है कि किसको कहाँ पे रिपोर्ट करना है. A places more emphasis on work to be performed rather than the interpersonal relationship among the employees. तो इसमें ज़्यादातर कि मतलब फॉर्मल वे में काम करना है तो इसमें ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशनशिप है तो इसमें ज़्यादा मैटर नहीं करता. तो इसमें ज़्यादातर फोकस होता है कि हाउ टू अचीव दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू द स्केलर चेन. और जो हमने स्केलर चेन पढ़ा था उसके बेसिस में हम कम्युनिकेट कर पाते हैं टॉप मैनेजमेंट के साथ. अथॉरिटी अराइजेज बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन इन मैनेजमेंट. जो अथॉरिटी होती है ज़्यादातर पोजीशंस में डिवाइड होती है. स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर आर लेड डाउन बाय रूल्स. और जो भी बिहेवियर स्टैंडर्ड्स जो भी नॉर्म्स यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में है तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग बिहेव किया जाता है. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. सो advantages are it is easier to fix responsibility since mutual relationships are clearly defined. तो इसमें रिलेशनशिप क्लियरली डिफाइंड है कि किसको कहाँ पे जाके रिपोर्ट करना है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में इजी है. म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है क्लियरली डिफाइंड है. इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट बिकॉज क्लियरिटी ऑफ जॉब्स. और अगर क्लियरिटी है जॉब्स में तो जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है एफर्ट का तो वो भी अवॉइड हो पाता है. यूनिटी ऑफ कमांड इज़ मेंटेन्ड. और जो कमांड की जो यूनिटी होती है जो बॉस वाली तो इट इज़ क्लियरली मेंटेन. इट लीड्स टू इफेक्टिव अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स बाय प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर द ऑपरेशन ऑफ टू बी परफॉर्म्ड. तो हर किसी को ये पता है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव गोल है तो हर किसी को क्लेरिफाई है कि हमें कौन सा गोल के लिए काम करना है. इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन. तो इस वे में हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेबल तरीके से काम करता है और स्टेबली जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर पाता है. देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इट मे लीड टू प्रोड्यूसरल डिलेज. तो इसमें ज़्यादातर डिले हो जाता है क्योंकि हम जैसे स्केलर चेन में अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमारे जो कम्युनिकेशन में डिले भी हो सकता है. डिसीजन मेकिंग में टाइम लग सकता है. पुअर ऑर्गेनाइजेशन में नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट रिकॉग्निशन टू क्रिएटिव टैलेंट. तो इसमें ज़्यादातर टॉप मैनेजमेंट रहता है उसमें इंक्लूड रहता है तो हमारे जो बाकी के जो टैलेंट्स है वो मतलब उन पे ध्यान नहीं जाता तो उनकी जो रिड्यूस हो जाती है क्रिएटिविटी. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप. तो इसमें ज़्यादातर और फॉर्मल वे में काम होता है तो जो ह्यूमन रिलेशनशिप है वो मतलब काम नहीं होता उस बेसिस में. तो पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स मैटर नहीं करता इसमें. तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप्स. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है कि इंटरैक्ट अमंग पीपल. कि हम जो एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरैक्ट करना सोशल रिलेशनशिप बिल्ड करना तो इट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल मैनेजर एंड सबॉर्डिनेट टेकिंग पार्ट इन क्रिकेट मैचेस ऑन संडे. तो मैनेजर और एम्प्लॉय जो है क्रिकेट मैचेस के खेलने जा रहे हैं कॉफ़ी पीने जा रहे हैं तो इट इज़ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फीचर्स क्या हैं इसमें कि एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज अ रिज़ल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉयज़. तो जैसे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो रिज़ल्ट आएगा उसी बेसिस में हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स हैं वो भी अचीव हो पाते हैं क्योंकि अगर फॉर्मल वे में हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं तो हमारे सोशल बिल्ड भी हो पाता है रिलेशनशिप्स में. तो इट एमरजेंस स्पॉन्टेनियसली एंड इट इज़ नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट. तो ये ज़्यादातर मैनेजमेंट क्रिएट नहीं करता ये खुद ही बिल्ड हो जाता है सोशल रिलेशनशिप्स अगर हम अच्छे से बिहेव कर रहे हैं उस मैनेजमेंट में. द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर इवॉल्व द ग्रुप नॉर्म्स रेदर देन ऑफिशियली लेड डाउन बाय रूल्स एंड रेगुलेशन. इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है.
It has no defined structure because it is complex network of social relationship among member. So it is not defined structure. It is a complex मतलब इसमें ज़्यादातर social relationships का network होता है among the members. Informal organization has no written rules और इसमें ज़्यादातर मतलब रूल्स तो है ही नहीं, तो ये क्योंकि जो हम लोग अगर फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं तो इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल्स. इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस तो क्या होते हैं कि इसमें जो अगर सोशल रिलेशनशिप हमारा ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा है तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन जो है वो फास्टली स्प्रेड हो पाता है, लाइक हम कम्युनिकेट जल्दी कर पाते हैं. इट हेल्प्स टू फुलफ़िल द सोशल नीड्स टू द मेंबर, और जो मेंबर्स को जो सोशल नीड्स है वो भी फुलफ़िल हो पाता है क्योंकि उन्हें जॉब्स में सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, किस में हम काम कर रहे हैं, लोग कैसे हैं वहाँ पे, तो उनके सेटिस्फेक्शन भी फुलफ़िल कर पाते हैं. इट कंपनसेट द इनएडिक्वेंसीज इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देयर बाय कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. तो इनमें जो कंपनसेट कर पाते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, लाइक एम्प्लॉयज़ रिएक्शन टुवर्ड्स द प्लान एंड पॉलिसीज़ कैन बी टेस्टेड थ्रू द इनफॉर्मल नेटवर्क. अगर हम किसी मैनेजमेंट में टॉप मैनेजमेंट अगर कोई प्लान कर रहा है तो इनफॉर्मल वे में उसके प्लान का जो उसके लिए मैटर क्या करता है कि उस प्लान में उसके लिए कैसा प्लानिंग है, तो उसमें इनफॉर्मल वे में पता कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि हमारा ये प्लान कामयाब रहेगा या नहीं रहेगा. तो इसमें इनफॉर्मल वे में हम उनसे पूछ सकते हैं, एम्प्लॉयज़ का रिएक्शन बेसिकली हम पूछ सकते हैं कि कैसा जा रहा है. डिसएडवांटेजेस इज़ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जो र्यूमर्स हैं वो बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं क्योंकि कम्युनिकेट वो बहुत जल्दी करते हैं और इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड होती है, तो र्यूमर्स भी ऑब्वियसली स्प्रेड होंगे. इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में रेजिस्ट एनी चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें जो द मैनेजमेंट में नॉट बी सक्सेसफुली इन इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस. तो इसमें जो भी चेंजेस आते हैं तो वो ज़्यादातर सक्सेसफुली नहीं होते और इट मे लीड टू डिले और ग्रोथ. इट प्रेशराइज मेंबर्स टू कंफर्म टू ग्रुप एक्सपेक्टेशन. और इसमें बेसिकली ग्रुप जो परफॉर्मेंस हो जाती है तो मतलब इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर ग्रुप अच्छा कर पाएगा क्योंकि सोशल रिलेशनशिप सारे उसमें हैं, तो ग्रुप वर्क नहीं हो पाता बेसिकली इसमें ज़्यादातर. What is the difference between formal organization and informal organization? Formal organization is it originates as a result of companies rules and policy. इसमें रूल्स और पॉलिसी के बेसिस में ये मतलब फॉर्म होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है कि ये हाउ इज़ द सोशल इंटरेक्शन अमंग द एम्प्लॉयज़. नेक्स्ट इज़ अथॉरिटी. अथॉरिटी अराइज बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन इन मैनेजमेंट. अथॉरिटी उसे मिलती है जो पोजीशन में है मैनेजमेंट के, और इसमें अथॉरिटी उसके पर्सनल क्वालिटीज़ के बेसिस में मिलती है उसे. स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर आर लेड डाउन बाय रूल्स. और इसमें स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर है वो रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है और इसमें कोई भी स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर नहीं है, हर किसी का ह्यूमन बिहेवियर मैटर करता है इसमें. नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. Concept of delegation. Delegation refers to the transfer of authority from superior to subordinate, entrustment of responsibility, creation of accountability for performance, which helps a manager to extend his area of operation, as without it his activities would be restricted to only what he himself can do. तो डेलीगेशन क्या होता है कि इसमें अथॉरिटी से मतलब टॉप मैनेजमेंट से सबॉर्डिनेट लेवल में जो उसकी ट्रांसफ़र हो जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. और इसमें प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन क्या है? फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन द अथॉरिटी ग्रांटेड मस्ट बी कमेंशरेट विद द असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. और जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो उस अकॉर्डिंग में वो अथॉरिटी अपना काम करेगा. डेलीगेशन डज नॉट मीन्स abdication. The manager shall still be accountable for the performance of the assigned task. तो अगर मैनेजर को भी अगर कोई काम मिल गया तो पर जो मैनेजर होगा उसको तब भी हम अकाउंटेबल रहेंगे कि हमें क्या काम मिला, हम उसे ही रिपोर्ट करेंगे. ही और शी कैन नॉट एस्केप द फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर उसे कोई सबॉर्डिनेट लेवल में भेज भी दिया तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम वो नहीं कर पाएंगे, वो भाग नहीं सकता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो अपना उसका काम करना ही पड़ेगा.
for any default or mistake on the part of his or her subordinate. This is known the principle of absoluteness of accountability. The authority is granted to be subordinate can be taken back or redelegate to another person. अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा तो उसका जो अथॉरिटी लेवल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसे, तो हम किसी और को भी दे सकते हैं उसकी जगह. तो एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन क्या है कि अथॉरिटी होती है राइट टू कमांड, जो कमांड देता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है कि ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइन टास्क, जो भी उसे टास्क दिया है तो उसे परफॉर्म करना. और अकाउंटेबिलिटी होता है कि आंसर करना उसका जो काम आया है. अराइज, इसमें ओरिजिन आता है कि अराइजेस फ्रॉम द फॉर्मल पोजीशन. अथॉरिटी बेसिकली हमारे फॉर्मल पोजीशन से अराइज होता है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेटेड अथॉरिटी से हम लोग को मिलती है रिस्पॉन्सिबिलिटी. और अकाउंटेबिलिटी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है कि अगर हमारा रिस्पॉन्सिबल है हम उसके लिए, तो हम उसी को अकाउंटेबल होंगे, हम उसी को जाकर अपना रिपोर्ट देंगे. अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम द सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट. अथॉरिटी हमारे टॉप से सबॉर्डिनेट में आती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर जाती है कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हम अपने सुपीरियर को ही रिस्पॉन्सिबल होंगे. अकाउंटेबिलिटी अपवर्ड फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर. और अकाउंटेबिलिटी भी बेसिकली हमारा, अगर हम काम कर रहे हैं तो हम सुपीरियर लेवल को ही अकाउंटेबल होंगे. अथॉरिटी डेलीगेट कैन बी डेलीगेटेड. और अथॉरिटी अगर हम अभी पढ़ा कि हमने जो सुपीरियर है वो सबॉर्डिनेट का काम कर सकता है. और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेट. और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमें किसी को दी है तो वो एंटायरली डेलीगेटेड नहीं हो सकती. और अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल. इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट. अगर हमारा डेलीगेशन का इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारा जो मैनेजमेंट है उसमें इफेक्टिवनेस आ जाती है. बाय पासिंग द वर्क टू द सबॉर्डिनेट्स. मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. अगर हमारे सुपीरियर लेवल का कोई बंदा अगर हमारे सबॉर्डिनेट के साथ काम कर रहा है तो सबॉर्डिनेट को भी हमारा मोटिवेशन मिलती है. मोटिवेट टू वर्क फॉर हायर परफॉर्मेंस. एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट. और इसमें एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होता है. अगर वो मोटिवेट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो डेवलप भी कर पाएंगे. फैसिलिटेट टू ग्रोथ. डेलीगेशन हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस पीपल. और इसमें डेलीगेशन में हमारा जो एक्सपीरियंस और ट्रेन पीपल ही काम करते हैं, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रोथ करेगी और पर्टिकुलर एम्प्लॉय भी ग्रोथ करेगा. और बेटर कोऑर्डिनेशन भी हमारा इम्प्रूव हो पाता है इसमें. अगर हम अच्छे से काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज वे में काम कर रहे हैं, तो हमारा ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन भी बेटर हो पाएगा. क्रिएशन ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एस्टेब्लिश सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप विच क्रिएट्स द हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट. और इसमें जो रिलेशनशिप है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का वो इम्प्रूव हो जाता है. तो इट क्रिएट्स द हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट. ये अच्छे से मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर देता है उसका वर्क. Concept of decentralization. Decentralization is basically mean as it is an extension of delegation to the lowest level of management in our organization. It amounts to pushing down authority to the all managerial levels. जो authority होती है वो सारे management levels को मिल जाती है. When we delegate authority we multiply it by 2. When we decentralize authority we multiply it by many. और delegate में जैसे authority होती है वो सिर्फ एक subordinate को मिलती है, बट इसमें डिसेंट्रलाइजेशन में एक पूरे मैनेजरियल लेवल को मिल जाती है अथॉरिटी. इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज़ रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट. जो अगर वो अपना काम पूरे मैनेजरियल लेवल्स को अगर दे देता है अथॉरिटी, तो जो टॉप मैनेजमेंट का जो वर्क है वो कम हो जाता है, उनका बर्डन कम हो जाता है, रिलीफ मिल जाता है उन्हें. डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स. और जो सबॉर्डिनेट्स को एक नया काम करने का मौका मिलता है अथॉरिटी लेवल का, तो दे इनिशिएटिव डेवलपमेंट हो जाती है उनको और इनिशिएटिव तरीके में वो काम करते हैं नए नए वे में. और उनको फ्रीडम भी मिल जाती है उनको कि कहीं से भी डिसीजन नहीं लेना पड़ता उन्हें. टॉप मैनेजमेंट का अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं डिपेंड नहीं करते वो किसी पे. क्विक डिसीजन मेकिंग. In a decentralized organization, since decisions are taken at all levels which are nearest to the points of action, there is no requirement for the approval of many levels. अगर सबॉर्डिनेट लोग हमारा अथॉरिटी का भी काम कर रहे हैं, तो अगर वो सबॉर्डिनेट काम करता है तो वो डिसाइड भी करने लगा, तो इसमें डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि उन्हें किसी और टॉप मैनेजमेंट के पास नहीं जाना पड़ेगा. तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज़ वेरी फास्ट. बेटर कंट्रोल.
सबॉर्डिनेट लेवल अच्छे से कंट्रोल भी कर पाते हैं, उनका परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो जाता है, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो पाता है अगर वो अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं। डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। सो delegation is compulsory act because no individual can perform all tasks on his own। अगर कोई मैनेजर अपना काम किसी सबॉर्डिनेट को दे रहा हो, उसके अथॉरिटी उसको दे रहा है, तो वो बेसिकली वो अच्छे से मतलब एक इंसान कोई काम नहीं कर सकता, तो इसलिए डेलीगेशन होता है। डिसेंट्रलाइजेशन इज़ एन ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन, और ये ऑप्शनल होता है कि कोई भी टॉप मैनेजमेंट ऐसी किसी सबॉर्डिनेट मैनेजरियल लेवल को अपना काम नहीं दे सकते, तो इट इज़ ऑप्शनल। पर्पस क्या है डेलीगेशन का? टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ मैनेजर। और डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस है कि टू इंक्रीज़ द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट। स्कोप क्या है? इट इज़ अ नैरो स्कोप एज इट लिमिटेड टू सुपीरियर एंड हिज इमीडिएट सबॉर्डिनेट। कि एक मैनेजर अपने इमीडिएट उसके नीचे वाले सबॉर्डिनेट को अपने काम दे रहा है, और इसमें डिसेंट्रलाइजेशन में इट इज़ अ वाइड स्कोप कि ये पूरे लोएस्ट लेवल मैनेजमेंट को काम करने का मौका मिलता है। फ्रीडम ऑफ एक्शन, मोर कंट्रोल बाय सुपीरियर। इसमें ज़्यादातर कंट्रोल सुपीरियर का ही रहता है, और बस डिसीजन मेकिंग में उनका फ्रीडम लेस हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत रहता है। लेस कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, हैंस ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन। और डेलीगेशन में क्या होता है कि पूरा पावर सबॉर्डिनेट लेवल में ही आ गया है, तो फ्रीडम भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्टेटस, इट इज़ अ प्रोसेस फॉलोड टू शेयर टास्क। शेयरिंग हो रही है, बेसिकली डेलीगेशन होता है कि एक शेयरिंग हो रहा है उसका अथॉरिटी बिटवीन टू पीपल। और डिसेंट्रलाइजेशन में इट इज़ द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। और इसमें जो पॉलिसी होती है, पॉलिसी डिसीजन मेकिंग होती है टॉप मैनेजमेंट का, उसका रिजल्ट बेटर करने के लिए। विड्रॉल ऑफ अथॉरिटी डेलीगेट टू सबॉर्डिनेट कैन बी टेकन बैक और री डेलीगेट टू द अनदर पर्सन। अगर वो काम अच्छे से कहीं नहीं कर पा रहा सबॉर्डिनेट वाला बंदा, तो सुपीरियर अपना किसी को भी काम दे सकता है, या तो अपना काम वापस भी ले सकता है। और डिसेंट्रलाइजेशन इज़ in a decentralized organization, decision making authority is pushed down the chain of command. This cannot be withdrawal of authority। और कभी भी डिसेंट्रलाइजेशन में एक पूरे लेवल को काम दे रखा है, तो वो कभी भी वापस नहीं ले सकते और किसी और को नहीं दे सकते। तो एक बार अगर कोई काम कर रहा है तो सबको ही करना पड़ेगा। लेवल ऑफ अथॉरिटी, द मैक्सिमम अथॉरिटी इज़ रिटेन्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो इसमें ज़्यादातर अथॉरिटी मैक्सिमम जो उनका पावर है वो टॉप मैनेजमेंट के पास ही रहता है। और डिसेंट्रलाइजेशन में द अथॉरिटी इज सिस्टमेटिकली डिवाइडेड इनटू द एंट्री लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और इसमें बेसिकली उनका जो अथॉरिटी है वो डिवाइड हो गया लोअर लेवल मैनेजमेंट में। तो वो पूरा मैनेजमेंट जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, एंट्री लेवल मैनेजमेंट ही वो अपना डिसीजन मेकिंग हो जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन।